साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और उनके शासन की खामियों पर रोशनी डालने वाला यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज के 11 साल पूरे हो गए। आज 9 जून को 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार शपथ लिया। 9 जून 2024 को उन्होंने तीसरी बार शपथ लिया। इन 11 सालों में देश ने क्या खोया, क्या पाया, आज हम इसी की समीक्षा करेंगे। आज सुबह से वैकल्पिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने जिस तरह से देश को बर्बाद करने का काम किया है, देश को इतना पंगु और लाचार बना दिया है, गरीब बना दिया है कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर उनके जान की हिफाजत की जा रही, और जिस तरह से दुनिया के देशों में विश्व गुरु की छवि धूमिल हुई है और पाकिस्तान के साथ अनेक राष्ट्र खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, भारत के साथ नहीं। तो किसी भी शासन काल की उपलब्धियों और अनुपलब्धियों का विश्लेषण करने के लिए 3 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला बिंदु है विदेश नीति, दूसरा आंतरिक नीतियां और तीसरा वित्तीय प्रबंधन। तो सबसे पहले हम विदेश नीति पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु होने की ढोल पीटते रहे हैं। पिछले 11 साल से उनके अंधभक्त गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, आईटी सेल उन्हें विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 11 सालों में विश्व गुरु की भूमिका निभाए हैं? और जिस तरह से अभी विदेश नीति फ्लॉप हुई है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के बजाय अपनी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों की ढोल पीटी जा रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलगाम हत्याकांड के दोषियों को, आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पहलगाम में क्या चूक हुई, इसे तो सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस चूक के लिए देश से माफी अभी तक नहीं मांगी गई। हमारी विदेश नीति ऐसी है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पहले, अटैक करने के पहले मैंने पाकिस्तान को सूचना दे दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी, अन्य दल और इस देश के बुद्धिजीवी लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले सूचना क्यों दी गई। ऐसे में पाकिस्तान अलर्ट हो गया और अपने देश में जहां आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है, उन्हें वहां से हटा दिया।
तो जो 100 से अधिक आतंकवादी मारे जाने की बात ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत कही जा रही है वह खोखली और झूठी है। पाकिस्तान ने और तमाम विदेशी मीडिया ने इसे प्रूफ किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फ्लॉप हो गई है और सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बनकर के सामने आ गया है। वह न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दे रहा है बल्कि चीन भारत के बॉर्डर पर एक बड़ा भूखंड अपने कब्जे में कर लिया है और वहां पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, गांव बसाए जा रहे हैं। लेकिन उसे मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंखें और 56 इंच के सीने का परिचय नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई है और हम विश्व समुदाय के सामने अकेले पड़ गए हैं। पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका भी खड़ा है, रूस भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है, इजराइल भी खड़ा है, टर्की भी खड़ा है, तमाम देश खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्व गुरु नहीं रह गए हैं। वैसे स्वयंभू विश्व गुरु थे, दुनिया इन्हें विश्व गुरु नहीं मानती थी और जो स्वयंभू विश्व गुरु थे उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। अब हम आते हैं आंतरिक नीतियों पर। आंतरिक नीतियों में इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग किया और सीबीआई, ईडी, आईटी को सुपारी देकर विपक्ष को खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की कोशिश किया, इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है। संविधान का राज कहने के लिए इस देश में रह गया है। मोदी के अहंकार और तानाशाही रवैये का राज पिछले 11 सालों से चल रहा है। संविधान तो खतरे में आ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी मंशा जाहिर हो गई कि यह संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान को हटा देना चाहते हैं, संविधान को डस्टबिन में डाल देना चाहते हैं। जब इनके सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर दें। पिछले 11 सालों से इस देश में मनुवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी की दुर्गति हो रही है। ओबीसी समाज की तो गणना करने से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सालों से नानुकुर कर रहे थे और कह रहे थे कि इस देश में जातियां तो है ही नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा कि ओबीसी गणना कराना एक दुरूह और जटिल असंभव काम है, यह नहीं हो सकता है। लेकिन पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर होने के दूसरे दिन यानी 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रकट होते हैं और उन्होंने ओबीसी गणना कराने की बात कही है। जाहिर है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी गणना के लिए, ओबीसी हक अधिकार के लिए नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाया, घुटनों पर लाया, इससे नरेंद्र मोदी झुक गए और वह ओबीसी गणना कराने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अंदर खाने से जो बातें छन छन करके आ रही हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से ओबीसी गणना नहीं कराएंगे और जब ओबीसी गणना में 60% से अधिक ओबीसी की जनसंख्या सामने आएगी तो उसे उतना आरक्षण नहीं देंगे।
50% का जो कैप लगा हुआ है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसे आरएसएस नहीं हटाने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और उसकी कार्यशैली पर राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, एक लेख लिख करके पूरे देश के अखबारों में, स्थानीय भाषाओं में, करीब 28 भाषाओं में छपे उस लेख से चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी बचाव के मुद्रा में आ गई है चुनाव आयोग को बचाने के लिए। अब यह संग्राम कहां जाकर के रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का फैसला अपने हाथ में ले लिया और अपनी मर्जी से अपनी पसंद के चुनाव आयुक्त नियुक्त करके जिस तरह से धांधली करा करके हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीता है, मामला कोर्ट में गया है। हो सकता है इन दोनों राज्यों के जीत का जश्न भी फीका पड़ जाए और इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए, सरकार बर्खास्त हो जाए अगर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला। राहुल गांधी अपने आरोपों को कोर्ट में साबित कर दिए, तब नरेंद्र मोदी की बड़े पैमाने पर फजीहत होने वाली है। पिछले 11 सालों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया गया, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए, उन्हें देश से निकालने के लिए CAA NRC कानून सामने लाया गया और जब उसे लागू किया गया तो पूरा मुस्लिम समाज आंदोलनरत हो गया और उस कानून को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके एक नया कानून पास करवा लिया नरेंद्र मोदी ने, उससे यही साबित होता है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी, उनके सांस्कृतिक धार्मिक अवशेषों को हड़पने और उसे ध्वस्त करके मंदिर बनाने का इनका मंसूबा सामने आया है। मामला कोर्ट में है, बहस हो चुकी है और वक्फ बोर्ड पर फैसला कभी भी आ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम किया, भारत को हिंदुओं का देश बनाने के लिए ध्रुवीकरण किया, हिंदू हृदय सम्राट बनकर चुनाव जो जीतने की कोशिश किया, अन्य धर्मावलंबियों के साथ अन्याय उत्पीड़न किया, देश अच्छी तरह से समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान खत्म करने की अपील कर रहा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की दूरियां बढ़ गई है और इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना चाहता है, अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी को नए कलेवर, नए रूप में लाना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी का बीजेपी अध्यक्ष पहले भी बनाते रहे हैं और अब भी बनाना चाहते हैं। रस्साकशी चल रही है, किस खेमे की जीत होगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अपराधों में बड़ी वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़े, जी हां, गृह मंत्रालय के आंकड़े जो NCRB
जारी करता है उसके अनुसार 90% अपराध 2014 से अब तक बढ़े हैं। यानी जो अपराध मनमोहन काल में था उसका लगभग दोगुना अपराध हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ अपराध में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ महिलाओं के साथ अपराध में बहुत बढ़ोतरी हुई है। एडीआर नामक संस्था की मानी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 55 सांसद ऐसे हैं जो बलात्कारी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अपराध करने के आधार पर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। इन 11 सालों में जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी का अपमान, तिरस्कार किया गया है उसे आपने देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है। उसी मध्य प्रदेश में दलित के मुंह में मैला ठूंसा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सवर्णों की बल्ले बल्ले है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी की माली हालत खराब हुई है, इज्जत आबरू लूट रही है। हर रोज 6 से अधिक बलात्कार दलित बच्चियों, महिलाओं के साथ अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, एनसीआरबी के। पूरे देश में कैसी स्थिति होगी आप अनुमान लगा सकते। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मणिपुर में अपराध बढ़े हैं। मणिपुर जलता रहा है पिछले 2 वर्षों से और वहां पर अभी तक शांति स्थापित नहीं की गई। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति शासन के बावजूद अभी भी हिंसा हो रही है। मणिपुर से जो एक महिला का, नग्न महिला का प्रदर्शन करते हुए तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ था, उस नंगी महिला के गुप्तांगों में उंगली डालते हुए जिस तरह से प्रदर्शन किया गया था वह शर्मसार है। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले अंग्रेजों के राज में भी। तो प्रधानमंत्री के शासन काल में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका अपमान, दलितों का अपमान, आदिवासियों का अपमान जितना हुआ है उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2020 में इस देश में महामारी आती है। उस वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वास्थ्य संबंधी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन किया क्या नरेंद्र मोदी ने? ताली बजवाया, थाली बजवाया, दिया जलवाया और कोरोना का स्वागत किया। महामारी जिससे लाखों लोग मारे गए, उसका स्वागत अगर कोई प्रधानमंत्री करता है तो उसके मानसिक संतुलन के बारे में सोचा जा सकता है कि उसका मानसिक संतुलन कैसा था और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने, लोकतंत्र को कमजोर करने, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया, ऐसा पहले कभी नहीं था। इनका विश्व गुरु होने का दावा खोखला हो गया, प्रजातंत्र खोखला हो गया है। प्रजातंत्र की बात करें
तो प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया को इन्होंने खरीद करके गोदी मीडिया या मोदी मीडिया बना दिया है। मीडिया इनसे सवाल नहीं करता है और जो इनकी उपलब्धियां होती हैं उसकी ढोल हर रोज पीटता है, लेकिन जो नाकामयाबियां होती हैं उसकी चर्चा नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज बनाने के लिए आज का मीडिया काम कर रहा है। अगर सोशल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया, यूट्यूब चैनल नहीं होते तो आपके पास इस देश की सच्ची खबरें नहीं पहुंच सकती। तो मीडिया का गला घोटने का काम किया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। न्यायपालिका को भी प्रभावित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में छोटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक साजिश के तहत मुकदमा चलाया गया और उनका सरकारी आवास छीन लिया गया, इससे आप क्या समझते हैं कि छोटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नरेंद्र मोदी का कितना दखल है। गनीमत की सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में बात आई, मुकदमा आया और उन्होंने मुकदमे को सुनवाई करते समय राहुल गांधी के साथ न्याय किया। उनका सरकारी मकान और उनकी संसद सदस्यता बहाल किया। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के समय जिस तरह से खुल करके धांधली भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो कि चुनाव अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, किस तरह से धांधली किया और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मेयर नहीं बनने दिया, उसे आप अच्छी तरह से देख चुके होंगे। कैमरे पर उसने चुनावी घोटाला किया जिसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। चुनाव आयोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कदमों में नतमस्तक रहता है उसे भी पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझती है। संविधान को हटाने, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया, हालांकि न वह संविधान हटा सकते हैं, न हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, न संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की जड़ें बहुत गहराई तक हैं। उन गहराई तक की जड़ों को नरेंद्र मोदी उखाड़ कर फेंक नहीं सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत की चलती तो अब तक यह देश हिंदू राष्ट्र हो गया होता और मनुस्मृति राज स्थापित हो जाता, संविधान का राज खत्म हो जाता। लेकिन इस देश के मतदाताओं ने जिस तरह से संविधान के मुद्दे पर कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया और उनकी 303 सांसदों वाली सरकार 240 पर आकर के टिक गई। संयोग से एनडीए ने उन्हें समर्थन दिया, नीतीश और नायडू ने, और किसी तरह से बैसाखी सरकार तो बन गई। लेकिन बैसाखी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वह मनुवाद को बढ़ाने, संविधान को खत्म करने और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने की दिशा में अभी भी आगे बढ़ रही है। साथियों, आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के 11 सालों के राज को किस रूप में देखते हैं? कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।